रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन मैं आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से क्राइम की कहानियां सुनाता हूं और आप लोग इन कहानियों को सुनकर एक ना एक नतीजे पर ज़रूर पहुंच गए होंगे और वो नतीजा ये है कि अवैध संबंधों के यानी अनैतिक रिश्तों के जो एंड होते हैं वो हमेशा ख़तरनाक होते हैं। और इंसान पहले शुरुआत में अनैतिक संबंधों का मज़ा लेता है, आनंद लेता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथ में दो दो लड्डू हैं, एक हाथ में उसके पति का लड्डू है, एक हाथ में उसके प्रेमी का लड्डू है, और वह ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जीता चला जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि अनैतिक रिश्तों के जो अंजाम होते हैं ये हमेशा भयावह होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। और आप लोग आए दिन जो क्राइम स्टोरीज़ आप लोग को सुनाई जाती हैं उस क्राइम स्टोरीज़ के माध्यम से ये जान चुके होंगे कि अनैतिक संबंध कभी भी उसका जो एंड होता है ये सही नहीं होता। या तो एंड ऐसा होता है कि जिसकी वजह से रिश्ते तितर बितर हो जाते हैं, या फिर एंड ऐसा होता है कि इंसान क्राइम के रास्ते पर चल पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर पहले तो एक लड़की और एक लड़का अनैतिक संबंधों में थे, मोहब्बत में थे। उसके बाद में एक लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी इन दोनों का जो मिलना जुलना था वो ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद में अंजाम ये होता है कि दोस्तों, वो जो लड़का होता है वो लड़का अपने आप को इस तरीके से तैयार करता है कि वो पहले एक साउथ इंडिया की सालार मूवी देखता है और उसमें एक अजीब तरीके का हथियार था, ऐसा घूम के करके उस हथियार को वो अपने ही हाथ से बनाता है और उसके बाद में एक ऐसे रास्ते पर चला जाता है कि दोस्तों जिसका अंजाम जो होता है ये बहुत ज़्यादा भयावह होता है। और दोस्तों, कई बार जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो बहुत सारे लोग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आप लोग को ऐसे अनगिनत मामले सुनाए हैं, अनगिनत कहानियां मैंने आप लोग को सुनवाई हैं जिसमें जो पुलिस का काम है ये काम ऐसा है कि पुलिस के इस काम को सैल्यूट करने को मन करे। पुलिस ने इस केस के अंदर भी ऐसा काम किया क्योंकि दोस्तों, जब पुलिस को डेड बॉडी मिली थी तो ना वहाँ पर डेड बॉडी का सर था, ना डेड बॉडी के हाथ थे, और उसके बावजूद भी पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश कर दिया। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बात कर रहा हूँ दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बहराइच ज़िला, और यहीं पर एक थाना आता है नानपारा थाना, और यही नानपारा थाने के अंतर्गत एक नहर बहती है। 7 मार्च साल 2025 को जो इस नहर के आसपास जितने भी गांव थे उन गांवों से जो लोग सुबह सुबह निकलते हैं, कुछ अपने काम पर जाने के लिए निकलते हैं, कुछ स्कूल कॉलेज, कुछ अपनी दुकानों पर जाने के लिए निकलते हैं, कुछ अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं। यानी जो सुबह थी इस बहराइच इलाके में जो नानपारा थाना है यहाँ पर नॉर्मल सुबह थी। किसी को कुछ ऐसा आभास नहीं था कि इस पूरे इलाके के अंदर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जो अगले 24 घंटों के अंदर पुलिस के लिए सरदर्द बन जाएगी। अब दोस्तों, जैसे ही ये लोग नानपारा के पास से उस नहर के पास से निकलते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी इसको देखने के बाद में जो लोग होते हैं तुरंत हैरत कर जाते हैं, क्योंकि इस डेड बॉडी की जो अवस्था थी वो ऐसी थी। लिहाजा जो लोग भी वहाँ पर होते हैं वो डेड बॉडी के नज़दीक तो नहीं जाते हैं, बल्कि तुरंत नानपारा पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि साहब इस तरीके से एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है और दौड़ी दौड़ी भागी भागी उस गाड़ी से वहाँ पर पहुँचती है। अब जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहाँ पर जाकर रुकती है तो जो लोगों की भीड़ होती है वो पुलिस को साइड देना शुरू कर देती है, लोग बचना शुरू हो जाते हैं। अब पुलिस जो थी आगे पहुँचती है, और दोस्तों आगे पहुँचने के बाद में सामने जो नज़ारा था उसका अंदाज़ा शायद ही पुलिस ने लगाया था, क्योंकि आगे जो दृश्य था वो पुलिस को भी विचलित कर देने वाला था। दरअसल एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ये जो डेड बॉडी है इस डेड बॉडी का सर जो है वो जिस्म के ऊपर मौजूद ही नहीं है, यानी बिना सर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस डेड बॉडी के दोनों हाथ भी मौजूद नहीं थे, यानी बस धड़ का वो एक महज टुकड़ा पड़ा हुआ था। अब एक ऐसे टुकड़े से पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करे, कैसे पता लगाए। लिहाजा पुलिस जो थी वो सबसे पहले इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। जो घटना स्थल था उसे बहुत ही बारीकी से चेक करने के बाद में पुलिस ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेड बॉडी के पास में कुछ ऐसा लेटर, कुछ ऐसा कागज़, कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे कम से कम इस डेड बॉडी की शिनाख्त हो सके। अब जब ऐसी चीज़ें कुछ मिलती नहीं है तो वहाँ पर जो लोग आए हुए थे, पुलिस वाले उन लोगों से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे इलाके की कोई महिला कुछ गुम है या फिर नहीं है। लेकिन आस पड़ोस के जितने भी गाँव थे वो सबके सब कहते हैं कि साहब ऐसा तो कोई मामला आया ही नहीं।
अगर गांव के अंदर अमूमन कोई व्यक्ति गुम हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो पूरे गांव के अंदर इसकी सूचना हो जाती है, क्योंकि गांव और शहर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। गांव में अगर किसी के पेट में भी दर्द होता है तो 4 घरों को खबर मिल जाती है, और शहर में एक आदमी तड़प तड़प कर घर के अंदर भी मर जाए तो लोगों को खबर नहीं मिलती। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली का एक केस सुनाया था मैंने, जिसमें एक लड़का अपने पिता को उसके नौकर के साथ में, अपने नौकर के साथ में छोड़कर कहीं बाहर चला गया था। लेकिन वो जो नौकर होता है अपने उस मालिक को घर में छोड़कर बाहर जाता है सब्जी लेने के लिए, और वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नौकर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। और उसके बाद में जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है वो उसी घर के अंदर तड़प तड़प कर सड़ के मर जाता है। जब 1 से 1.5 महीने के बाद में उसका बेटा आता है तो अपनी बाप की जो डेड बॉडी है वो सड़ी हुई अवस्था में देखता है। तो अमूमन शहर के अंदर इस तरीके के केस होते रहते हैं। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो सबसे पहले जब ये सारी चीज़ें देख लेती है तो डेड बॉडी को किसी तरीके से पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो मर्डर था पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था। अब ऐसे अंधे कत्ल का पुलिस पता कैसे लगाए। शुरुआत में पुलिस को लगा कि आस पड़ोस के गाँव में से कोई महिला गुम होगी, कोई व्यक्ति आएगा, उस महिला की शिनाख्त करेगा, उसके बाद में डेड बॉडी लेके जाएगा। लेकिन पुलिस जब डेड बॉडी देगी तो कम से कम पुलिस को मोटिव का पता चलेगा, और जब पुलिस को मोटिव का पता चलेगा तो पुलिस जो है कातिल तक बहुत जल्दी पहुंच सकती है। लेकिन शायद पुलिस यहाँ पर गलत थी। पुलिस को किसी भी एंगल से कोई भी आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति आकर ये नहीं कहता है कि साहब हमारे घर की कोई महिला गुम है, उसकी शिनाख्त कर लीजिए। लिहाजा जब चारों तरफ से पुलिस की ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं तो उसके बाद में पुलिस जो थी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अब ये खबर, ये जो फ़ोटो जो भी मिला था कपड़ों का या फिर जो भी थे उसके धड़ पर जो कपड़े थे उसके हिसाब से जो फ़ोटो थे वो सर्कुलेट कर देती है। आखिरकार पुलिस की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। इसी बहराइच के पास में एक ज़िला लगता है श्रावस्ती, और यहीं पर एक गांव पड़ता है चमरपुरा गांव। इसी चमरपुरा गांव में ये लड़की रहा करती है। इस लड़की का नाम साजरून है। इसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 7 साल का है, 7 महीने का है। और जो साजरून है वो शादीशुदा है, लेकिन ये पिछले कुछ समय से अपने मायके में ही रह रही है, क्योंकि साजरून के जो पति हैं ये मुंबई में रहकर काम करते हैं। अब जब पति मुंबई काम करने के लिए चले जाते हैं तो साजरून घर पे अकेली होती थी, अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी, तो इसलिए साजरून फैसला करती है कि वो अपने मायके में ही रहेगी। जब पति आ जाता है तो अपने ससुराल चली जाती है, जब पति चला जाता है तो अपने मायके आ जाती है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले में छानबीन करती है, मुखबिरों को एक्टिव करती है कि साजरून की हत्या भला कोई क्यों करेगा, क्या रीज़न हो सकता है, साजरून के परिवार वालों को खबर कर दी जाती है। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल होता है। लिहाजा जब पुलिस अपने मुखबिर इस पूरे इलाके में एक्टिव करती है, क्योंकि घर वालों से पूछताछ कर ली थी, किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई ऐसी रंजिश या फिर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा, तो घर वाले किसी भी एंगल्स का होना इनकार कर देते कि ऐसा कोई भी एंगल साहब है नहीं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना कोई झगड़ा हुआ है, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन है, ना कोई पुरानी रंजिश है, ना कोई बिजनेस ऐसा है कि जिसमें दुश्मनी हो गई हो। साजरून तो शादीशुदा है, वो तो अपने ससुराल रहती थी, अभी यहाँ पर कुछ दिनों से रह रही है। लिहाजा घर वाले इन सारे ही एंगल से इनकार कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने जब अपने मुखबिर एक्टिव किए थे, आखिरकार पुलिस वालों को एक बहुत बड़ा एंगल मिलता है, और ये एंगल जो था पुलिस वालों को इस अंधेरी रात में एक दिए के समान था, क्योंकि ये जो मर्डर था ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो साजरून थी इसी जहाँ पर ये रहती है चमरपुरा गांव में, वहीं पर एक लड़का जिसका नाम आसिफ है, उसी आसिफ से इसके अनैतिक रिश्ते थे, अवैध संबंध थे। लिहाजा पुलिस जो थी वो आसिफ के बारे में पता लगाना चालू करती है, तो पता चलता है कि आसिफ जो है वो अपने घर से गायब है। अब पुलिस का जो शक था वो तो आसिफ के ऊपर था, लेकिन शुरुआत को पुलिस को ये भी लगता है कि हो सकता है कि आसिफ कहीं काम से गए हो, क्योंकि पुलिस ने आसिफ का जो नाम था वो सार्वजनिक अभी तक नहीं किया था। पुलिस को लगा था कि अगर आसिफ मिलेगा तो आसिफ से एक बार पूछताछ कर लेंगे, लेकिन नाम अगर सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो लोग आसिफ को एक तरीके से मुजरिम मान ही लेंगे। तो ऐसे में पुलिस, चूंकि अवैध संबंधों का मामला भी आ रहा था, तो ऐसे में लड़की वाले भी थोड़ा सा कह सकते थे तो हमारी लड़की पे इस तरीके की क्यों एलिगेशन लगा रहे हो। इसलिए पुलिस जो काम भी कर रही थी बहुत ही ज़्यादा फूंक फूंक कर रही थी। लिहाजा जब आसिफ घर से भाग जाता है, आसिफ घर से फरार होता है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं आसिफ के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए पुलिस अब आसिफ और ये जो लड़की थी साजरून, इन दोनों के मोबाइल नंबर के जो लास्ट लोकेशन थी वो लास्ट लोकेशन निकालते हैं। अब जब टेक्निकल टीमों की मदद ली जाती है दोस्तों, तो आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है। और पुलिस को पता चलता है कि 6 मार्च साल 2023 को साजरून और आसिफ के जो मोबाइल नंबर थे ये एक ही जगह, एक ही लोकेशन पर थे। और इसी बहराइच में जो नानपारा थाना है, इसी नानपारा थाने में जो नहर बहती है जहाँ से साजरून की डेड बॉडी मिली है, वहाँ पर
जो आसिफ था वो साजरून को घुमाने के लिए लेकर गया था शायद, क्योंकि जो लास्ट लोकेशन थी ये वहीं की थी। इसलिए पुलिस वाले अब आसिफ की तलाश चालू करते हैं और दोस्तों मथुरा पुल के पास में इस आसिफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आसिफ जो था वो नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था। अब आसिफ को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आया जाता है। अब ये चीज़ तो साफ थी कि आसिफ के अनैतिक रिश्ते थे, आसिफ की प्रेमिका थी साजरून। लेकिन प्रेमिका अगर थी और उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसके बाद भी वो उसके साथ घूम रही थी, सारी चीज़ें ठीक थी, तो फिर आसिफ उसका कत्ल क्यों करेगा? कत्ल करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या मोटिव है? लिहाजा पुलिस जो थी वो आसिफ से पूछताछ करती है। अब जब आसिफ से पूछताछ करती है तो शुरुआत में जैसे हर मुजरिम पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि पुलिस घूम जाएगी। लेकिन दोस्तों पुलिस जब फ्रंट सीट पर बैठाकर इसे सख्ती से पूछताछ करती है तो जो आसिफ था ये पुलिस के सामने टूट जाता है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई दंग रह जाता है, हर कोई अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है। दरअसल आसिफ बताता है कि साजरून के साथ में उसके अनैतिक रिश्ते थे शादी से पहले से ही, और इस बीच में साजरून का रिश्ता हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो अपने पति के साथ में रहने लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, साजरून को एक बेटा हो जाता है, उसके बाद में एक बेटी भी हो जाती है। साजरून अपने पति के साथ में खुश थी, लेकिन जब कभी भी साजरून अपने गांव आती थी, चमरपुरा गांव, तो वो मुझसे कांटेक्ट किया करती थी। जब मुझसे कांटेक्ट किया करती थी तो हम दोनों मिला करते थे। जब मिला करते थे तो एक दूसरे से अनैतिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन जो साजरून थी ये इस आसिफ के प्यार में कुछ इस कदर दीवानी थी कि उससे शादी करना चाहती थी। अब आसिफ चूँकि वो चाहता था कि वो साजरून से ये सारे ताल्लुकात तो पूरे कर ले, उससे अपनी जिस्मानी भूख तो मिटा ले, लेकिन उससे शादी ना करे, क्योंकि साजरून पहले से ही शादीशुदा थी। तो एक शादीशुदा महिला से भला आसिफ कैसे शादी कर सकता था? इसीलिए जब साजरून लगातार उसके ऊपर प्रेशर बनाती है तो आखिरकार आसिफ जो था वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक भयानक साजिश रचता है। और इस साजिश के लिए ये अलग अलग तरीके से तैयारियाँ करता है दोस्तों, तैयारियां करता रहता है। इसी बीच में एक साउथ इंडिया मूवी सालार को देखता है, और उस सालार में एक हथियार दिखाया गया था जो इस तरीके से ऐसे घूमता हुआ आता था। उसका नाम तो मुझे नहीं पता क्या नाम रखा गया था, लेकिन वो जो हथियार देखता है तो उसके बाद में उसी हथियार को ये डेवलप करता है, क्योंकि एक मोटर मैकेनिक था, मोटरसाइकिल का काम किया करता था। तो चाइनीज पॉकेट से ये उस हथियार को लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर तैयार करता है, और उसके बाद में साजरून को कॉल करता है, मिलने के लिए बुलाता है 6 मार्च को। साजरून जो थी चूँकि आसिफ के प्यार में दीवानी हो चुकी थी, क्योंकि आसिफ जो था उससे उसके जिस्मानी ताल्लुकात जो बनते थे, शायद उसे वो सुख पति से नहीं मिल पाता था जो आसिफ से मिला करता था। इसीलिए ये आसिफ से मिलने के लिए चली जाती है दौड़ी दौड़ी। उसके बाद में आसिफ जो था इसी बहराइच के नानपारा थाने के अंतर्गत ये जो नहर बहती है, इसी नहर के पास लेके जाता है, और वहाँ पर मौका देखते ही उस हथियार से उसके ऊपर हमला कर देता है। जब हमला करता है तो मौके पर ही साजरून की मौत हो जाती है, और उसके बाद में ये पहचान ना हो सके इस महिला की, इस लड़की की, साजरून की, इसलिए उसके सर को अलग कर लेता है, उसके दोनों बाहों को यानी दोनों हाथों को काट लेता है, और बस धड़ धड़ वहाँ पर छोड़ देता है। और बाकी हाथ जो थे अलग पॉलीथीन में पैक करता है, सर को अलग पॉलीथीन में पैक करता है, और अलग अलग जगहों पर फेंक के आता है। बहरहाल जब आसिफ ये बातें बताता है पुलिस को, तो पुलिस आसिफ से कहती है कि तुमने धड़ कहाँ फेंका है, हाथ कहाँ फेंके? आसिफ लेके जाता है, और धड़ भी बरामद हो जाता है और हाथ भी बरामद हो जाते हैं, और साथ के साथ वो अनोखा और अजीब जो हथियार आसिफ ने बनाया था वो हथियार भी बरामद हो जाता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा तो कर दिया, हालांकि पुलिस के पास में कुछ ऐसा सबूत नहीं था कि पुलिस इस केस का इतनी जल्दी खुलासा कर दे। लेकिन जितनी ज़्यादा मेहनत के बाद में पुलिस ने इस केस का खुलासा किया, यकीनन दोस्तों ये काम पुलिस का सैल्यूट करने के लायक है। तो देखो दोस्तों, दुनिया के अंदर कुछ इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि साजरून की शादी हो चुकी थी। अगर वो चाहती तो अपने पति के साथ में एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे। उसे अपना परिवार बिगड़ने का भी गम नहीं था, उसे अपने माता पिता की भी चिंता नहीं थी, उसे अपने पति की भी चिंता नहीं थी। उसके बावजूद भी वो अपने पुराने प्रेमी से मिलती रही और लगातार उसके ऊपर शादी का दबाव डालती रही। अब दोस्तों ऐसी महिला जो शादी के बाद अपने पति की ना हुई, अब शादी के बाद भी 2 बच्चों के बाद वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहती है, तो वो एक ठीक अच्छे तरीके की माँ भी नहीं हुई। तो ऐसी महिला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन आसिफ ने जो रास्ता अपनाया ये बहुत ज़्यादा गलत था, उसने क्राइम का रास्ता चुना, उसे क्राइम का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, आसिफ को कितनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। साहिल खान जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी लिखते हैं नाइस स्टोरी, मलिक भाई सलामत रहिए, तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिब फरहान है लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो शाकिब फरहान जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं जो लाइक करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, ओमान से हमारी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दी बैरिस्टर लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो दी बैरिस्टर जी आपका शुक्रिया।
दिवेस्टर आगे लिखते हैं वेरी गुड नरेशन लाइक ऑलवेज। तो दिवेस्टर जी आपका हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ। हसीबुल अंसारी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये अच्छा है आपका। वालेकुम सलाम मेरे भाई मंसूरी भाईजान जी, आपका शुक्रिया। एमडी कासिम है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम गुड स्टोरी। तो एमडी कासिम जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रहमतुल्लाह है लिखते हैं गुड स्टोरी। तो मोहम्मद रहमतुल्लाह जी आपका शुक्रिया। आगे भी मोहम्मद रहमतुल्लाह जी का कमेंट्स आता है, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं मेहनत करते रहिए मेरे छोटे भाई, आपको कामयाबी मिलेगी। तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। एक खान जी हैं लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी है भाई। तो एक खान जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अरबाब अली खान है लिखते हैं आपका स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लव यू ब्रदर। तो अरबाब अली खान जी आपका बहुत शुक्रिया। प्रकाश राज हैं लिखते हैं नमस्ते सॉरी नाइस स्टोरी बेंगलोर से सुनते हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनिधि जी हैं लिखते हैं शावेज मलिक जी गुड नाइट। तो भैया गुड नाइट, कैसे हैं आप। शाकिर हुसैन हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई को वैसे सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी लिखते हैं कहानी सुनाने का अंदाज़ मेरे छोटे भाई आपका लाजवाब है। तो हसीबुल अंसारी जी आपका शुक्रिया। एक खान है लिखते हैं भाई ताज़ा खबर सुनाई आपने, सलामत रहिए। रिजवान अंसारी सेलिब्रेशन बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। सतबीर जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, काफ़ी डार्क दर्दनाक स्टोरी है, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोज़ खान है लिखते हैं फिरोज़ अहमद मेरठ से कहानी सुनते हैं। शिवम ठाकुर ने लिखते हैं जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, जय हिंद। तो जी शिवम ठाकुर जी जय हिंद भैया, आपका शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है लिखते हैं शाविज भाई सलाम, ये पेहर गनौन हमारे सिटी राजपुरा से 6 किलोमीटर पे है। जी राजपुरा खबरनामा जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे बताया। नसीर अहमद हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई। तो भाई वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। तनवी जी हैं लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। तो तनवी जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन लड़की ने प्यार करके गुनाह नहीं किया, प्यार करें तो गुनाह है, लड़कों और बेबाहर है। तो बारिश बिहारी जी आपने जो भी लिखा आपका शुक्रिया। लईक अब्बास ने लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, अधूरी है कहानी लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से। तो लईक अब्बास जी कहानी क्या है कि कहानी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है किडनैप कर कर, तो वो एक कहानी नहीं हम एक न्यूज़ बोल सकते हैं, तो उसको मैंने कवर किया था। बाकी जो अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। जयप्रकाश सिंह है लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें 4 और दोस्तों की गलती है जो हमें ऐसा कदम उठाया, लड़की हो जाते नहीं हैं, धन्यवाद। तो जयप्रकाश जी आपका शुक्रिया। शिवम ठाकुर लिखते हैं अपने देश में कानून बदलने की ज़रूरत है। तो शिवम ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रामधीरज मौर्य हैं लिखते हैं हाय। तो रामधीरज मौर्य जी आपका शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी हैं लिखते हैं कहानी अच्छी थी, ऐसे लोगों को सीधा इनकाउंटर कर देना चाहिए। शाविज भाई बुरा मत मानना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में कानून बहुत बढ़िया नहीं है, 40 साल बीत जाते हैं कैसे केस लड़ते हुए नहीं होता। धीरज चौधरी जी आपने बात अच्छी की, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इनकाउंटर या उस बंदे को फांसी की सज़ा, ये आप डिसाइड करिएगा। उसके बाद में रामधीरज मौर्य हैं, हेलो भाई बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब। सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं। नूर मोहम्मद हैं लिखते हैं करो तलाश तो कमी मिल ही जाएगा, लेकिन शावेज भाई की तरह तुम्हें कौन कहानी सुनाएगा। हमारे लिए एक शायरी करते हैं, ये लिखते हैं करो तलाश तो कोई मिल ही जाएगा, लेकिन शावेज भाई की तरह तुम्हें कौन कहानी सुनाएगा। ज़रूर सुनाएगा कहानी वो अच्छे से, लेकिन शावेज भाई की मीठी आवाज़ वो कहाँ से लाएगा। ग्रेट सर दिल से। तो नूर मोहम्मद जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए शायरी लिखी। प्रमोद कुमार हैं लिखते हैं मलिक साहब हमारा नाम नहीं लिया आपने, आपका बहुत बहुत पुराना लिसनर हूँ मैं हैदराबाद से। प्रेम कुमार, मोहम्मद हनीफ, अफ़ौ अन्ना। तो भाई मैंने नाम लिया था आपका, आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं दिल्ली से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास हैं लिखते हैं 95% तक छूट ही जाते हैं ऐसे लोग, सज़ा मिलती नहीं है, ये हमारे देश का कानून है। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं कोई गलत बात बोले तो उसको इग्नोर कर दो। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, भाई बहुत शुक्रिया। आफाक अहमद हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत है भाई। ये मिताली कौन है जो गाने गाया करती थी। नहीं भाई ये वो मिताली नहीं है, ये दूसरी है। उसके बाद में दिवेस्टन लिखते हैं जो भी हुआ गलत हुआ, इस बार सुल्तान को ब्लॉक कर दिया था तो दोबारा मिलने की ज़रूरत ही क्या थी। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं मेरे शादी की सालगिरह 19 मार्च 2025। हसीबुल अंसारी, फ़िरोज़ जहाँ अंसारी माई वाइफ। तो हसीबुल अंसारी जी आपकी जो पत्नी है जिनका नाम है फ़िरोज़ जहाँ, आपको 19 मार्च वाले दिन 2025 को आपका शादी का जो सालगिरह है, जो एनिवर्सरी है आपको, तो आपकी एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। रिजवान अंसारी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोग के आए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है वो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा।
और दोस्तों मित्रों से ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों क्राइम को किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके बारे में आप लोग के जो भी सुझाव हो वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।